एस एकेडमी में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पाल साम्राज्य का किस प्रकार से उत्थान हुआ, गोपाल ने किस तरह से पाल साम्राज्य को स्थापित किया, उसके बाद यह साम्राज्य धर्मपाल के अंतर्गत किस तरह अपनी सीमाओं को बढ़ा रहा था। फिर हमने देखा था कि जो बाद के राजा है वह कमजोर पड़ते हैं और विग्रहपाल द्वितीय तक आते आते पाल साम्राज्य कमजोर पड़ जाता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि विग्रहपाल द्वितीय के बाद जब पाल साम्राज्य महिपाल प्रथम के अंतर्गत फिर से उठकर खड़ा होता है और अपनी सीमाओं को फिर से पुनर्स्थापित करता है और जो पाल वंश की प्रतिष्ठा थी उसको वापस वह स्थापित करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि एक चरण और आएगा जब पाल साम्राज्य कमजोर होगा लेकिन फिर से पाल साम्राज्य उठ खड़ा होगा, उस चरण को भी हम देखेंगे। इसके साथ हम यह भी देखेंगे कि अंतिम रूप से जो पाल साम्राज्य था वह किस प्रकार से समाप्त हुआ। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए जानते हैं पाल वंश के दूसरे चरण के विषय में। जब हम पाल साम्राज्य को देख रहे थे तो इसका क्षेत्र हमने देखा था कि किस क्षेत्र तक यह फैला हुआ था। हमने इनके प्रमुख राजाओं को देखा था जिसमें हमने देखा कि गोपाल ने इस पाल वंश की स्थापना की, धर्मपाल ने उसके क्षेत्र को बढ़ाया, देवपाल, उसके बाद बाकी सारे राजाओं को हम देख चुके हैं। जो पिछले वीडियो में हमने अंतिम रूप से देखा था वह था विग्रहपाल द्वितीय। विग्रहपाल द्वितीय के समय हमने देखा कि पाल साम्राज्य कमजोर हो गया और इसके जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों पर अलग अलग साम्राज्य के लोगों ने, इनके अपने अधीनस्थ अधिकारियों ने नियंत्रण कर लिया और पाल साम्राज्य हमको कमजोर अवस्था में दिखने लगा। अब हम इसके आगे देखेंगे और इनका राजा मिलेगा हमको महिपाल प्रथम। यह महिपाल प्रथम ही होगा जो पाल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करेगा। महिपाल के बाद नयापाल, विग्रहपाल तृतीय, महिपाल द्वितीय, इन सारे राजाओं के विषय में हम देखेंगे और अंतिम रूप से हम देखेंगे कि जो आपका पालापाल है उसके समय तक पाल साम्राज्य किस प्रकार से कमजोर हो जाता है और पतन हमको पाल साम्राज्य का देखने को मिलता है। तो हम शुरू करेंगे महिपाल प्रथम से। दो तीन चीजें आप पिछले वीडियो से ध्यान में रखेंगे कि एक, गोपाल ने इसकी स्थापना की, धर्मपाल ने इसका क्षेत्र काफी विस्तृत किया था, उसके बाद देवपाल उस प्रतिष्ठा को बनाए रखता है लेकिन विग्रहपाल द्वितीय तक यह साम्राज्य कमजोर हो जाता है। फिर से राजा बनेगा महिपाल प्रथम। तो विग्रहपाल द्वितीय के समय तक जो पाल साम्राज्य था वह कई सारे हिस्सों में टूट चुका था। इसके बाद महिपाल प्रथम को पाल वंश का राजा बनाया जाता है जिसने इस पाल साम्राज्य को पुनर्जीवित किया। इसी कारण से जो दूसरा संस्थापक है यह उपमा दी जाती है इसको पाल साम्राज्य के राजा महिपाल प्रथम को। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वह व्यक्ति कौन था जिसे पाल साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है तो वह आप ध्यान रखेंगे कि महिपाल प्रथम है। महिपाल प्रथम ने शासन को संभालते ही 3 साल के अंदर ही जो पाल वंश की पुरानी व्यवस्था थी, जो पाल वंश के पुराने अधिकार क्षेत्र थे, उनको पुनः अपने अधिकार में ले लिया। इसने जो राजधानी गौड़ थी उसको अपने अधिकार में लिया, जो चली गई थी कंबोजों के हाथ में। जो उत्तरी भाग है उसको भी इसने हासिल किया और इसके अलावा यह चोल साम्राज्य के विरुद्ध भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहा था लेकिन चोल साम्राज्य ज्यादा ताकतवर था और राजेंद्र चोल प्रथम ने इस पाल साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। हम समझे जो राजेंद्र चोल प्रथम है तथा जो पाल साम्राज्य है इनके मध्य जो संघर्ष है वह संघर्ष किस प्रकार से था। तो अभी हमने देखा कि पाल साम्राज्य अपनी सीमाओं को बढ़ा रहा था महिपाल प्रथम के अंतर्गत, वहीं उसी समय पर जो चोल साम्राज्य है वहां पर भी एक शक्तिशाली राजा है जिसका नाम है राजेंद्र चोल। तो 1021 से 1023 तक जो राजेंद्र चोल है यह गंगा नदी तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था और गंगा नदी के जल को यह प्राप्त करना चाह रहा था। तो एक कहानी है इसके पीछे कि राजेंद्र चोल यह जल राज्याभिषेक के लिए चाहता था और उसी के कारण इसको गंगा जल की आवश्यकता थी और गंगा जल तक के क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के लिए यह बंगाल पर कई बार आक्रमण कर चुका था, अपने क्षेत्र का विस्तार यह भी कर रहा था। ये जो गंगा जल है इसको आप 2 रूपों में लीजिए, एक तो इसको गंगा नदी का जल चाहिए था और दूसरा जो गंगा नदी तक का क्षेत्र है वहां तक यह अधिकार करना चाहता था। तो 1021 से 1023 तक यह अपने अभियान को चलाता है। इसी क्रम में जो कई क्षेत्रीय शक्तियां थी, कई सामंत थे, उनको यह लगातार पराजित करता हुआ आगे बढ़ रहा था। इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो पाल साम्राज्य के लोग हैं जिनमें धर्मपाल, रणसूर, गोविंदचंद मिलते हैं और यह दरअसल गवर्नर हैं पाल साम्राज्य के अंतर्गत। तो राजेंद्र चोल पाल साम्राज्य के इन गवर्नरों को हराता हुआ आगे बढ़ रहा था क्योंकि पाल साम्राज्य का जो क्षेत्र है वह भी बंगाल में केंद्रित था
गवर्नर होते थे इनके, जैसे एक बड़ा राज्य हो गया, राज्य को कई हिस्सों में तोड़ा जाता था और अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग प्रांतीय शासक होते थे जिन्हें गवर्नर कहा जा रहा है। तो इसी तरह के जो 3 गवर्नर है, उन गवर्नरों को राजेंद्र चोल ने पराजित किया और उसके बाद इस राजेंद्र चोल ने महिपाल को भी पराजित कर दिया। महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र चोल ने पाल साम्राज्य से बहुत सा धन लिया, हाथी बहुत सारे लिए और बहुत सारी दासियां भी प्राप्त की। तो राजेंद्र चोल इस महिपाल के विजय अभियान को रोकता है, जो पाल वंश को आगे बढ़ा रहा था, पाल वंश की सीमाओं को पुनर्स्थापित कर रहा था। उस महिपाल प्रथम को राजेंद्र चोल पराजित करता है और उसके अभियान को रोक देता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो महिपाल है उसका महमूद गजनी से भी एक हमको संबंध दिखता है। यह कैसे? 1000 से 1027 ईस्वी तक हम देखते हैं कि महमूद गजनी भारत पर लगातार आक्रमण कर रहा था। कुछ लोग यह मानते हैं, संख्या के बारे में थोड़ा विवाद है, तो ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि लगभग 17 बार महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था। इसी क्रम में जो उत्तर भारत के शासक हैं उनको यह पराजित कर रहा था और भारत की धन संपदा को यह लूट रहा था। लेकिन इसकी जो पराजय है, उस पराजय का लाभ महिपाल ने भी उठाया। कैसे? जो गजनी है यह भारतीय राजाओं को हरा रहा था, उनसे धन लूट रहा था और वापस चला जा रहा था। इससे जो वैक्यूम बन रहा था, उस वैक्यूम का लाभ किसने उठाया? महिपाल ने। और जो क्षेत्र है उन पर इन्होंने अधिकार स्थापित कर लिया। इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो वाराणसी का क्षेत्र है और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, वहां पर महिपाल का शासन स्थापित हो जाता है। और यह हमको कैसे पता लगता है कि वाराणसी और आसपास के क्षेत्र पर महिपाल का शासन स्थापित हुआ था? तो वह हमको मिलता है कि स्तरपाल, स्थिरपाल और वसंतपाल, या स्तरपाल या स्थिरपाल दोनों एक ही है। इन्होंने वाराणसी में कई स्थानों पर मरम्मत करवाई और निर्माण कार्य करवाया था, जिसको पश्चिम के आक्रमणकारी तोड़कर चले गए थे। बाद में जो कलचुरी शासक है गंगेदेव, इसने वाराणसी पर अधिकार कर लिया और जो नया पाल था, पाल वंश का गवर्नर और महिपाल का पुत्र, मतलब महिपाल का एक पुत्र था नया पाल, यह वाराणसी के गवर्नर के तौर पर नियुक्त था। वाराणसी में यह बहुत सारे निर्माण कार्य कर रहा था। तो जो कलचुरी शासक हैं और उनमें भी गंगेदेव, इसने महिपाल के पुत्र को पराजित किया और वाराणसी पर अधिकार कर लिया। तो महमूद गजनी का जो आक्रमण था, उस गजनी के आक्रमण से महिपाल को किस प्रकार से लाभ होता है और किस तरह उन क्षेत्रों पर महिपाल अधिकार कर लेता है जिनको महमूद गजनी ने जीता था, वह हम समझ पा रहे हैं। इसके बाद पाल वंश का फिर से पतन होना प्रारंभ हो जाता है। इसे कहा जाता है पाल वंश के पतन का दूसरा चरण। इस चरण में क्या होता है? क्योंकि आपने देखा कि नया पाल एक पहले ही युद्ध हार चुका है, इसके बाद इसका एक संघर्ष होता है और जिस गंगेदेव ने, जो कि कलचुरी शासक है, इसको पराजित किया था, इसने कलचुरी वंश के राजा कर्ण को पराजित कर दिया। और कर्ण कौन है? गंगेदेव का पुत्र। तो गंगेदेव ने नया पाल को वाराणसी के क्षेत्र में हराया था। उसका एक तरह से आप कह सकते हैं प्रतिशोध लेने के लिए कलचुरी राजाओं से यह युद्ध करता है। और उस समय कलचुरी राजा कौन है? राजा कर्ण। तो राजा कर्ण को यह पराजित कर देता है। उसके बाद दोनों के मध्य एक संधि हो जाती है। यह संधि करवाई किसने है, वह आप ध्यान रखिएगा। एक बौद्ध विद्वान है जिनका नाम है अतिशा। तो अतिशा ने यह संधि करवाई थी। नया पाल के बाद जो विग्रहपाल तृतीय है, इसने शासन व्यवस्था को संभाला। लेकिन फिर क्या होता है, जिस कर्ण के साथ नया पाल ने संधि की थी, कलचुरी राजा कर्ण के साथ, उस कर्ण ने फिर से आक्रमण कर दिया। कहां पर? पाल वंश के साम्राज्य पर। लेकिन कर्ण इस बार भी हार जाता है। फिर से संधि होती है दोनों के मध्य, मतलब पाल वंश और कलचुरी राजाओं के मध्य। पाल वंश का राजा इस समय कौन है? विग्रहपाल तृतीय। और कलचुरी राजा कौन है? कर्ण। तो पाल साम्राज्य का राजा विग्रहपाल और कलचुरी साम्राज्य का राजा कर्ण के मध्य संधि हो जाती है और जो विग्रहपाल है या जो विग्रहपाल तृतीय है, इनका विवाह हो जाता है कर्ण की पुत्री से। तो वैवाहिक संबंध द्वारा इस बार संधि होती है, क्योंकि पिछली बार जो संधि हुई थी अतिशा के नेतृत्व में या अतिशा के मध्यस्थता के माध्यम से, उस संधि को कर्ण ने तोड़ दिया था। तो इस बार विवाह के माध्यम से संधि होती है। और जो यौवनश्री है, यौवनश्री कर्ण की पुत्री है, तो यौवनश्री से विग्रहपाल तृतीय का विवाह हो जाता है। लेकिन बार बार हो रहे इन हमलों के कारण पाल साम्राज्य कमजोर पड़ जाता है। पहले कर्ण ने हमला किया नया पाल के समय, फिर कर्ण ने हमला किया विग्रहपाल तृतीय के समय। तो बार बार हो रहे हमलों से भले ही पाल साम्राज्य जीत रहा था, लेकिन उसकी आर्थिक व्यवस्था काफी
कमजोर हो गई थी। यह भी पाल साम्राज्य का जो दूसरा चरण है पतन का, उसका यह कारण बनता है। इन्हीं सब के मध्य जो चालुक्य राजा है विक्रमादित्य सिक्स्थ या विक्रमादित्य छठा, इसने क्या किया, विग्रहपाल को पराजित कर दिया। इसके साथ जो उड़ीसा का सोमवंशी राजा है महाशिवगुप्त, इसने भी विग्रहपाल पर हमला कर दिया। तो कर्ण पहले हमला करके कमजोर कर चुका था, बाद में चालुक्य वंश का राजा विक्रमादित्य छठा और उड़ीसा का जो सोमवंशी राजा है महाशिवगुप्त ययाति, इसने विग्रहपाल पर हमला कर दिया। इससे पाल साम्राज्य कमजोर हो गया। फिर से हम देखते हैं कि जो विग्रहपाल तृतीय है और जो यवनश्री है, यवनश्री कौन, कर्ण की पुत्री, और कर्ण कौन, कलचुरी वंश का राजा। तो विग्रहपाल तृतीय और यवनश्री का जो पुत्र है महिपाल द्वितीय, इसने सिंहासन को संभाल लिया। महिपाल द्वितीय ने क्या किया, अपने ही भाइयों को इसने बंदी बना लिया। और भाई कौन, रामपाल और सुरपाल। तो अपने ही भाइयों को इसने बंदी बनाया और आरोप क्या लगाया, या इसको आशंका क्या थी कि यह भाई उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इससे भी पाल साम्राज्य कमजोर हो गया। इसके बाद क्या होता है कि कुछ स्थानीय जागीरदारों ने भी विद्रोह कर दिया, जिसमें हमको मिलता है कैबर्टा के मछुआरे। तो कैबर्टा के जो मछुआरे हैं, इन मछुआरों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। एक इनका राजा हमको मिलता है दिव्या, या जिसे दिव्योका के नाम से भी जानते हैं। तो दिव्या या दिव्योका के नाम से जो राजा है, इसने महिपाल द्वितीय की हत्या कर दी और जो वरेंद्र क्षेत्र है उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो एक स्थानीय प्रमुख ने भी विद्रोह किया और पाल वंश के जो क्षेत्र हैं उन पर अधिकार कर लिया। बाद में जो दिव्योका है या जो दिव्या है, इसका उत्तराधिकारी हमको मिलता है रुद्रक और भीम, जिनसे फिर से पाल साम्राज्य अपने क्षेत्रों को छीनेगा, स्पेशली वरेंद्र के क्षेत्र को, और अपनी शासन व्यवस्था को फिर से स्थापित करेगा। लेकिन हम दूसरा चरण देख रहे हैं कि जब पाल साम्राज्य कमजोर हो रहा है बाहर से भी और अंदर से भी, महिपाल द्वितीय का जो उत्तराधिकारी है वह था शूरपाल द्वितीय, और यह शूरपाल द्वितीय भाग गया कहां, मगध, और उसके थोड़े समय के बाद ही इसकी भी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से जो उत्तराधिकारी का संकट है हमको, वह पाल साम्राज्य में दिखता है, जिसके कारण इसे पाल साम्राज्य के पतन का दूसरा चरण कहा जाता है। फिर हम देखते हैं कि पाल साम्राज्य फिर से खड़ा होता है। इस बार जो नेतृत्व की भूमिका है वह रामपाल उठाता है। रामपाल जो शूरपाल द्वितीय था, उसके बाद यह राजा बनता है। इसने जो भीम था, जिसके पिता ने विद्रोह किया था वरेंद्र क्षेत्र में, उस भीम के खिलाफ एक अभियान चलाता है, और इस अभियान में जो सामंत हैं कई सारे, उनका समर्थन मिलता है किसको, रामपाल को, जिसमें राष्ट्रकूट वंश के उनके मामा माथन देव, क्योंकि राष्ट्रकूट वंश में विवाह हुआ था। अब ध्यान रखिएगा, जो चचेरे भाई हैं शिवराज देव, जो दक्षिणी बिहार है, दक्षिणी पश्चिमी बंगाल है, इनके सामंत, इन सबको यह मिलाता है और भीम के खिलाफ अभियान प्रारंभ कर देता है। रामपाल ने भीम को हरा दिया और परिवार सहित उसकी हत्या कर दी। इसके बाद जो वरेंद्र क्षेत्र था, जिसको भीम के पिता ने छीना था, उस वरेंद्र क्षेत्र पर इन्होंने पाल वंश का पुनः अधिकार स्थापित कर दिया। वरेंद्र क्षेत्र पर जब नियंत्रण हो गया पाल वंश का, तो रामपाल ने रामावती में एक नई राजधानी स्थापित की और आर्थिक सुधार भी रामपाल ने बहुत सारे किए, जिससे पाल साम्राज्य फिर से मजबूत होने लगा। आप देख रहे थे कि कैसे पाल साम्राज्य कमजोर हुआ था, आंतरिक समस्याएं थी, भाइयों पर शक था, जो सामंत थे वह विद्रोह कर रहे थे, स्थानीय जमींदार थे वह विद्रोह कर रहे थे, अन्य बड़ी शक्तियां भी पाल साम्राज्य पर हमला कर रही थी। रामपाल ने उन सारे संकटों से इस पाल साम्राज्य को निकालने का प्रयास किया, आर्थिक सुधार किए, जो पहले के क्षेत्र थे उन क्षेत्रों पर फिर से अधिकार किया, जो समर्थन देने वाले लोग थे उनकी संख्या को लगातार बढ़ाया, जिससे पाल साम्राज्य एक बार पुनः शक्तिशाली हुआ। और आर्थिक सुधारों में अगर हम देखें तो कर कम कर दिए, खेती को खूब बढ़ावा दिया, जो सार्वजनिक उपयोगिता की वस्तुएं हैं या उपयोगिता के जो निर्माण है, जैसे कुआं, तालाब, जो जनसाधारण के लिए उपयोगी होता है, उन सब का इसने निर्माण करवाया। इसके साथ साथ जो कामरूप का क्षेत्र है, कामरूप आप ध्यान रखिएगा असम का क्षेत्र है, तो कामरूप का क्षेत्र, रार का क्षेत्र, इन सब को अपने नियंत्रण में ले आया। इसके बाद जो पूर्वी बंगाल है, वहां पर एक राजा था वर्मन वंश का, उस वर्मन वंश के राजा को आत्महत्या करने पर इसने मजबूर कर दिया। यह हम अगली वीडियोस में देखेंगे कि जो वर्मन वंश का शासक है
वह किस प्रकार से आत्महत्या कर लेता है बार बार अपनी हार के कारण। तो वह सब कुछ हम आगे देखेंगे। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि वर्मन वंश का एक राजा था, उस राजा को रामपाल ने पराजित किया और कहां पर, पूर्वी बंगाल के क्षेत्र में, जिससे मजबूरन उस राजा को आत्महत्या करनी पड़ती है। इसके बाद रामपाल जो उड़ीसा का क्षेत्र है वहां पर नियंत्रण के लिए गंग राजाओं के साथ भी युद्ध करता है और जो चोल राजा था कुंतोलक, इस कुंतोलक के साथ रामपाल मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करता है। इसके साथ जो गढ़वाल साम्राज्य का राजा था गोविंद चंद्र, जो कि एक बहुत शक्तिशाली राजा था, हमने पिछले वीडियोस में देखा है, तो गोविंद चंद्र के साथ यह वैवाहिक संबंध स्थापित करता है और राज्य को सुरक्षित करता है। और इसके लिए मतलब गोविंद चंद्र से मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए अपने चचेरे भाई की शादी कुमार देवी के साथ करवा देता है। तो अब देखिए यह राजपूत वंश के साथ भी जुड़ा हुआ है, उनसे भी मदद मिल रही है इनको। इसके साथ जो गोविंद चंद्र है गढ़वाल वंश का राजा, उससे भी मदद मिल रही है। जो चोल वंश के राजा हैं उनसे भी मदद मिल रही है रामपाल को। इसके साथ साथ जो क्षेत्रीय सामंत हैं उनसे भी रामपाल को मदद मिल रही है। तो यह तीसरा व्यक्ति है जो पाल वंश की स्थापना में या उसकी पुनर्स्थापना में प्रमुख योगदान रखता है। पहला कौन? गोपाल, जिसने पाल वंश की स्थापना की। दूसरा महिपाल, जिसने पाल वंश को पुनर्स्थापित किया पहले पतन के बाद। तीसरा व्यक्ति कौन है? रामपाल, जिसने फिर से स्थापित किया किसको? पाल साम्राज्य को। इसके बाद हम देखते हैं कि रामपाल ने जो मिथिला का क्षेत्र था उस मिथिला के क्षेत्र को एक स्थानीय व्यक्ति के हाथों में दे रखा था। कुल मिलाकर आप यह कह सकते हैं कि एक गवर्नर टाइप का यह व्यक्ति था जिसका नाम था ज्ञानादेव। तो ज्ञानादेव के हाथों में मिथिला का क्षेत्र रामपाल ने दे रखा था। जो मगध का क्षेत्र है वहां पर हम देखते हैं कि एक साहसी व्यक्ति होता है जिसका नाम है वल्लभराज। तो वल्लभराज ने बोध गया में इस रामपाल के खिलाफ विद्रोह कर दिया और वल्लभराज को ऐसा माना जाता है कि जो गढ़वाल वंश का शासक था गोविंद चंद्र, उसने सहायता पहुंचाई थी। आप देख रहे थे वैवाहिक संबंध के साथ गोविंद चंद्र के साथ इसकी मित्रता हुई थी, लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो वल्लभराज था जिसने विद्रोह किया था बोध गया में, उस विद्रोह में इनडायरेक्ट सपोर्ट किया था किसने? गोविंद चंद्र ने। तो आप समझ रहे हैं कि राजनीति में किस तरह के दांवपेच होते हैं। बोध गया पर नियंत्रण के बाद वल्लभराज ने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया और अपना नाम क्या रख लिया? देव रक्षिता। देखिए देव रक्षिता एक तरह से ऐसा नाम रखा गया कि यह रक्षा करने वाला व्यक्ति है। तो नाम के साथ इसने अपने आप को प्रदर्शित करने का प्रयास किया, बौद्ध धर्म को इसने अपना लिया और अपने नियंत्रण को इसने स्टैब्लिश कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है महानपाल। महानपाल कौन है? रामपाल का यह चाचा है। इस महानपाल ने क्या किया? अपनी बेटी का विवाह कर दिया किससे? वल्लभराज से। इससे जो मगध के क्षेत्र में वल्लभराज विद्रोह कर रहा था वह विद्रोह शांत हो गया और वैवाहिक संबंध दोनों के मध्य स्थापित हो गया। अब हम देखेंगे कि पाल वंश का अंतिम रूप से पतन किस प्रकार से होता है। रामपाल के बाद राजा बनता है कुमारपाल। कुमारपाल के दौरान हम देखते हैं कि जो कामरूप का क्षेत्र है, कामरूप कौन सा? असम का क्षेत्र, जहां पर रामपाल ने अधिकार किया था। तो कामरूप के क्षेत्र में विद्रोह छिड़ जाता है। जो विद्रोह है इस विद्रोह को कुमारपाल का ही एक मंत्री होता है वैदेह देव, इसको कुचल देता है। विद्रोह छिड़ा कामरूप में और उस विद्रोह को इस वैद्य देव ने कुचल दिया। इसके बाद जो वैद्य देव है इसने दक्षिणी बंगाल में भी एक युद्ध जीता और इस युद्ध की जो खासियत है वह यह है कि यह नौसैनिक युद्ध था। मतलब पाल साम्राज्य के पास नौसैनिक सेना भी थी, यह आप ध्यान रखेंगे। तो नौसैनिक युद्ध के द्वारा जो वैद्य देव है इसने दक्षिण बंगाल में वहां के क्षेत्रों को जीत लिया। लेकिन जब कुमारपाल की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो ये वैद्य देव है इसने अपना स्वयं का एक राज्य बना लिया। मतलब जिन क्षेत्रों को यह जीत रहा था उन क्षेत्रों का यह स्वयं ही शासक बन जाता है। पहले क्षेत्र जीत रहा था कुमारपाल के लिए, लेकिन कुमारपाल के मरते ही उन क्षेत्रों का यह स्वयं ही स्वामी बन जाता है। इसके बाद जो कुमारपाल का पुत्र है गोपाल चतुर्थ, वह सिंहासन पर बैठता है। गोपाल चतुर्थ के विषय में एक समस्या थी कि इसकी आयु बहुत कम थी। तो जो वास्तविक शासन करता था वह मदनपाल था, जिसने अपनी पुत्री का विवाह किया था। तो मदनपाल शासन व्यवस्था को चला रहा था। नाम के लिए राजा था कौन? गोपाल चतुर्थ। गोपाल चतुर्थ के विषय में हम देखते हैं कि या तो किसी युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई, मतलब यह बात ठीक से पता नहीं है
कि गोपाल चतुर्थ की मृत्यु किस प्रकार से हुई। तो कुछ लोग कहते हैं कि संभवतः किसी युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई, या फिर जो मदन पाल है चाचा, जिसकी देख रेख में गोपाल चतुर्थ शासन व्यवस्था को संभाले था, उस मदन पाल ने ही इसकी हत्या कर दी। मतलब किसी भी तरह से, या तो युद्ध से या मदन पाल के द्वारा इस गोपाल चतुर्थ की हत्या हो जाती है। इसके बाद शासन को संभालता है कौन? मदन पाल, जो कि चाचा था, क्योंकि अब कोई उत्तराधिकारी नहीं है। अब मदन पाल के समय क्या होता है? कामरूप के क्षेत्र में फिर से विद्रोह छिड़ जाता है। जो पूर्वी बंगाल का क्षेत्र है, वहां पर जो वर्मन साम्राज्य था, उसने भी अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। जो पूर्वी गंगों का क्षेत्र था, या पूर्वी गंग साम्राज्य था, इसने भी उड़ीसा के क्षेत्र में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। मदन पाल ने कुछ प्रयास किए, जैसे मदन पाल ने जो गढ़वाल साम्राज्य था, उनसे मुंगेर पर अधिकार करने का प्रयास किया, लेकिन जो विजय सेना था, उस विजय सेना ने इस मदन पाल को पराजित कर दिया। उसके बाद विजय सेन ने क्या किया? जो दक्षिणी और पूर्वी बंगाल का क्षेत्र है, वहां पर नियंत्रण हासिल कर लिया। यह विजय सेन कौन है? यह सेन साम्राज्य से संबंधित है, जिसको हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो इस सेन साम्राज्य के राजा विजय सेन ने, या विजय सेना ने, पहले तो मुंगेर के क्षेत्र पर अधिकार किया, फिर दक्षिणी और पूर्वी बंगाल के क्षेत्र पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया। और फिर हम देखते हैं कि जो पाल साम्राज्य है, यह सिमट कर कहीं न कहीं सिर्फ बंगाल तक ही केंद्रित हो जाता है, और बंगाल में भी बहुत सीमित क्षेत्र तक। बाद के समय हमको गोविंद पाल और पाल पाल, ये दो शासक तो मिलते हैं, लेकिन इनका समय काल क्या था यह निश्चित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनका शासनकाल भी बहुत कम समय के लिए था, और कितने क्षेत्रों तक इनका शासन था यह निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता है। बाद में हम देखते हैं कि जो पाल वंश है, इसके क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है सेन वंश के राजा, और सेन वंश पाल साम्राज्य की व्यवस्था को, या पाल साम्राज्य को रिप्लेस कर देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे पाल साम्राज्य उदित हुआ, कैसे कई बार पाल साम्राज्य कमजोर पड़ा, उसको योग्य शासक मिले, और पाल साम्राज्य फिर से खड़ा हुआ। और अंत में हम देखते हैं कि जो सेन वंश है, उसने पाल साम्राज्य की शासन व्यवस्था पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया, और पाल साम्राज्य हमको समाप्त होता हुआ मिलता है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि जो ये पाल साम्राज्य है, सेन वंश के शासन के दौरान भी इसके कुछ प्रशासक हमको मिलेंगे स्थानीय क्षेत्रों में, क्योंकि एकदम से पूरा साम्राज्य तो समाप्त हो ही नहीं जाएगा। मतलब मुख्य राजा मारा जाएगा, या मुख्य राजा का जो अधिकार है उस अधिकार को छीना जाएगा, लेकिन जो स्थानीय प्रशासक हैं, जो पाल वंश के समय नियुक्त थे, जिनमें पाल वंश के लोग भी कुछ होंगे, उनका भी हमको वर्णन सेन साम्राज्य के दौरान मिलेगा। तो आशा करता हूं इस वीडियो में आपने पाल साम्राज्य के विषय में और इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में काफी कुछ जाना होगा, जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।